Hello class. This is our second lecture of week 7. The topic name is time domain analysis. हम फर्स्ट लेक्चर में इसके फर्स्ट पार्ट में ओवरव्यू देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन देख चुके हैं टाइम डोमेन एनालिसिस का, और साथ में स्टैंडर्ड्स टेस्ट सिग्नल्स जो हैं वो हम देख चुके हैं। तो ये सेकंड पार्ट है टाइम डोमेन एनालिसिस का, जिसमें हम टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स को देखेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर जो सिस्टम है, इट हैज ओनली वन पोल, सो you will always remember that the first order system will always have only one pole. The standard form of transfer function of the first order system is given as C of S upon R of S is equal to K upon TS plus 1, या आप इसको कह सकते हैं 1 plus T of S। अच्छा, इस इक्वेशन में, इस ट्रांसफर फंक्शन में K जो है वो डिनोट करता है डीसी गेन को, K जो है वो डीसी गेन को डिनोट करता है, और T जो है, ये जो कैपिटल T है, ये टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सिस्टम है। ठीक है, तो ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे। K जो है वो डीसी गेन है। डीसी गेन्स का मतलब ये हुआ कि इट डजंट हैव एनी फ्रीक्वेंसी, एंड T जो है वो टाइम कांस्टेंट होगा सिस्टम का। और टाइम कांस्टेंट जो है, जो आप डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ते आए हैं कि टाइम कांस्टेंट is a measure of how quickly a first order system responds to a unit step input, कि यूनिट स्टेप इनपुट पर सिस्टम जो है वो कितना क्विकली जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। अच्छा, डीसी गेन जो है वो, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो डीसी गेन ऑफ दिस सिस्टम इज द रेशियो बिटवीन द इनपुट सिग्नल, जो भी इनपुट सिग्नल है वो हमारे पास यहाँ पर यूनिट स्टेप है, एंड द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो ये रेशियो है बिटवीन द इनपुट सिग्नल ऑफ यूनिट स्टेप एंड द स्टेडी स्टेट आउटपुट। ठीक है, इसको हम कहेंगे सिस्टम का डीसी गेन। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ आएगा कि हम अपने सिस्टम का डीसी गेन किस तरीके से निकालेंगे और टाइम कांस्टेंट जो है वो कैसे निकाला जाएगा। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, g of s is equal to 15 upon 5 of s plus 1. This is our first order system या first order g of s ट्रांसफर फंक्शन। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब हमें अपने सिस्टम का डीसी गेन निकालना है, तो डीसी गेन निकालने के लिए जो s की टर्म्स हैं, जो ट्रांसफर फंक्शन में s की टर्म्स हैं, उनको जीरो पुट करना है। हम देख सकते हैं, अगर इस लाइन में आप देखें कि फॉर डीसी गेन पुट s इज इक्वल टू 0 इन एनी ट्रांसफर फंक्शन। ये इसलिए होगा कि हमें पता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी s है वो इक्वल होती है j ओमेगा के, s इज इक्वल टू j ओमेगा। अब जब इसमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 है तो j की टर्म भी इसमें 0 हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो s इज इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स डोमेन के s इज इक्वल टू हमारे पास होता है j ओमेगा। ठीक है, सिग्मा प्लस माइनस j ओमेगा। तो अगर मैं j ओमेगा में, ओमेगा मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को अगर मैं 0 पुट करूं तो मेरे पास होल टर्म s की 0 हो जाएगी। सो फॉर डीसी गेन वी हैव टू पुट s इज इक्वल टू 0 in any transfer function. So if we put here in this equation s is equal to 0, so you can check that this s जो है, अगर यहां पर 0 पुट करेंगे तो ये 5 ऑफ s होल टर्म 0 हो जाएगी, एंड हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 15 अपॉन 1। तो दिस मीन्स
you have a DC gain of 15 here, ठीक है। और इस इक्वेशन में अगर हम अपना टाइम कांस्टेंट देखना चाहें तो हमने अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके t of s plus 1 यहां से हम अपने सिस्टम का टाइम कांस्टेंट ले सकते हैं, जस्ट लाइक हियर 5 of s plus 1, so this means the time constant of this system is 5, ठीक है, 5 सेकेंड है। अच्छा, अगर हम एक सिस्टम और देखते हैं, g of s is equal to 5 upon s plus 7, तो ये हमारा सिस्टम अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के मुताबिक नहीं है। मतलब जो ये सिस्टम है ये है टाइम कांस्टेंट फॉर्म में, और टाइम कांस्टेंट फॉर्म बनाने के लिए हमने अपने सिस्टम के जो न्यूमरेटर है उसके अंदर जो फॉर्म क्या लेके आनी है, वो लेके आनी है s प्लस 1 की फॉर्म। मींस ये जो s प्लस 1 की फॉर्म जब तक हमारे पास नहीं आएगी अपने सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शंस के साथ, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सिस्टम टाइम कांस्टेंट फॉर्म में मौजूद है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, g of s is equal to 5 upon s plus 7, तो आपको नजर आएगा कि हमारे पास यहां पर टाइम कांस्टेंट फॉर्म गिवन नहीं है। तो उसके लिए करना यह होगा कि आपको 1 अपॉन 7 जो है, ये जो 7 है इसको आप कॉमन ले लेंगे पहले। जब आप इसको कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद यहां पर बचेगा 1 इस पॉइंट पे, और s की जो s डिवाइड हो जाएगा 7 के साथ, ठीक है। तो होगा ये कि हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी 5 अपॉन 7 डिवाइड बाई ये बचेगी 1 अपॉन 7 ऑफ s प्लस 1, और जो 7 कॉमन लिया था वो न्यूमरेटर के साथ यूज हो जाएगा। अब अगर हम डीसी गेन की बात करें, या पहले टाइम कांस्टेंट ले लेते हैं, तो टाइम कांस्टेंट इस इक्वेशन में आपको नजर आ रहा होगा t of s plus 1, so 1 upon 7 seconds is the time constant, and for DC gain we have to put s0, so अगर आप यहां s0 पुट करते हैं तो ये तमाम इक्वेशन ये 0 हो जाएगा, और 5 upon 7 डिवाइड बाई 1 मीन्स ये 5 upon 7 ओनली बचेगा। तो DC gain of the system here in this system we have 5 upon 7, ठीक है। अब एक दो हम एग्जांपल्स और देखना चाहेंगे जिससे आपको अंदाजा हो पाएगा कि हमारे पास सिस्टम में गेन्स कितने टाइप के होते हैं। एक होता है डीसी गेन और दूसरा होता है सिस्टम गेन। तो डीसी गेन के हवाले से अभी हम बात कर चुके हैं कि जो भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा उस ट्रांसफर फंक्शन में हम s इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो डीसी गेन की वैल्यू आ जाएगी। और इस सिस्टम में हम अगर डिनोमिनेटर में s की पावर में 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 4 मीन्स इज इक्वल टू 1, सो 1 इज आवर डीसी गेन। अच्छा, अब सिस्टम गेन की बात कर लेते हैं। तो सिस्टम गेन हमारे पास कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं। तो सिस्टम गेन इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई s प्लस 3 s प्लस 6, so according to the rule this system is not in the time constant form। तो हमें करना ये होगा कि टाइम कांस्टेंट फॉर्म बनाने के लिए इस 3 के फैक्टर को बाहर निकालना होगा और 6 के फैक्टर को बाहर निकालना होगा, ताकि हम इन दोनों इक्वेशंस को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लेके आएं। तो आप देख सकते हैं यहां पर 3, 6 इनको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस जगह पे आप देख सकते हैं s डिवाइड बाई 3 प्लस 1 बचेगा, और यहां पर आप देख सकते हैं s डिवाइड बाई 6 प्लस 1 बचेगा। अब क्या होगा, अब टाइम कांस्टेंट फॉर्म्स को हम लोग छोड़ देंगे, अब जस्ट सिस्टम के गेन्स को निकालेंगे। वो होगा, ये हमारे पास 12 है, इसको ले लेंगे और डिवाइड बाई एक ये है 3 और मल्टीप्लाई बाई 6, ये हमारे पास जस्ट गेन्स निकल आएंगे सिस्टम के, और इनको डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास जो फाइनल जो गेन आएगा वो आएगा 2 डिवाइड बाई 3। सो इस तरीके से हम अपने सिस्टम का गेन भी फाइंड आउट कर सकेंगे। So now we have to move forward to check the first order systems with respect to step inputs, या तमाम inputs जो हम यूज करते हैं उनके हिसाब से अपने सिस्टम को ड्राइव करेंगे
और उनका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। सो फर्स्ट वन इज यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। So we have the standard form of first order system, which is this one, okay, k upon t of s plus 1. So अगर आप k यूज करना चाहें तो यूज कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि k को इस्तेमाल ना करें, डीसी गेन को इस्तेमाल ना करें, तो आप सिंपल टर्म भी ले सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन की, जिसको हम कहेंगे 1 अपॉन टी ऑफ एस प्लस 1। सो k यहां पर इसलिए यूज किया गया है कि एंड पे एक मैटलैब सिमुलेशन की एग्जांपल भी दिखाई गई है, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि k की वैल्यू को किस तरीके से चूज करके हम अपने सिस्टम का रिस्पांस चेक कर सकते हैं। ठीक है, और k को आप 1 भी रख सकते हैं, तो ये हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बन जाएगी वो बनेगी 1 अपॉन टी ऑफ एस प्लस 1 या 1 अपॉन 1 प्लस टी ऑफ एस। सो वी नो दैट के दिस इज अवर इम्पल्स फंक्शन। तो इम्पल्स फंक्शन जो है वो हमारा आर ऑफ एस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ एस इज इक्वल टू 1। सो अगर मैं अपने सिस्टम की आउटपुट को लूं, तो आउटपुट होगी जी ऑफ एस आर ऑफ एस, मीन्स माई होल ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई बाई माई यूनिट इम्पल्स। तो यूनिट इम्पल्स आई हैव 1, सो दिस मीन्स हमारे पास जो टर्म है वो एज इट इज रहेगी, वो रहेगी k अपॉन टी ऑफ एस प्लस 1। सो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए, क्योंकि हमें अपनी इस इक्वेशन को इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में लेके आना है, तो हम डिवाइड करेंगे होल टर्म को विद 1 अपॉन टी। तो k अपॉन टी हमारे पास जो फाइनल टर्म बचेगी वो बचेगी k अपॉन टी डिवाइड बाई s प्लस 1 अपॉन टी। तो ताकि हम सिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स लैप्लास ले आए टाइम डोमेन में, तो इस इक्वेशन का जब हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास आएगा c ऑफ t इज इक्वल टू k अपॉन टी एक्सपोनेंशियल माइनस टी डिवाइड बाई टाइम कांस्टेंट या कैपिटल T। सो और बुक्स में आपको ये 1 अपॉन टी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल T भी मिल सकता है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशंस के हवाले से गिवन है, कुछ में k के साथ है और कुछ में k के साथ नहीं है। तो अगर मैं ये कहूं कि k को 3 चूज किया जाए, k को 3 चूज किया जाए और टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड हो, सो मेरा जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है यूनिट इंपल्स रिस्पांस का, उसकी आउटपुट यू कैन चूज हियर। आप मैटलैब की सिमुलेशन के साथ चेक कर सकते हैं कि आउट का जो रिस्पांस है वो फ्रॉम 1.5 से यहां से स्टार्ट होगा और टिल टाइम के हिसाब से 10 सेकेंड्स तक जाएगा। सो ये फंक्शन डिफाइन करके मैटलैब के अंदर आप बिल्कुल एग्जैक्टली ये सेम ग्राफ बना सकते हैं। जितने भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के रिस्पॉन्सेज हैं तमाम स्टैंडर्ड इनपुट्स के, इसके बाद इस लेक्चर के बाद मैं एक वीडियो ऐसी भी अपलोड करूंगा कि जिसमें तमाम फंक्शंस के मैटलैब सिमुलेशंस मौजूद होंगी और तमाम बच्चे ये देख पाएंगे कि हम तमाम स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स जो हैं उनके रिस्पॉन्सेज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के हिसाब से मैटलैब में कैसे सिमुलेट करेंगे। So now let's move to the another slide. अब हम देखते हैं यूनिट स्टेप रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम अगेन वही सिस्टम लेते हैं अपना ओल्ड सिस्टम जो कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। सो जब हमारे पास यूनिट स्टेप इनपुट होगा तो हमें पता है कि हमारी जो इनपुट है वो आर ऑफ एस इज इक्वल टू यू ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस होगी। तो हम अपने सिस्टम के साथ जब यूनिट स्टेप रिस्पांस चेक करने के लिए इनपुट लगाएंगे तो वो होगी 1 अपॉन एस। तो आउटपुट क्या होगी? सी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस आर ऑफ एस, मीन्स के अपॉन एस। ये एस जो है ये 1 अपॉन एस हमारा सिस्टम का यूनिट स्टेप है और टी ऑफ एस प्लस 1 है। अब हम क्या करेंगे कि के को कॉमन लेने के बाद अपने सिस्टम को सॉल्व करेंगे यहां पर मैथमेटिक्स के हिसाब से, जो आपको सिस्टम का सॉल्यूशन नजर आ रहा होगा। और इन दी फाइनल टर्म में हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक वैल्यू आएगी k अपॉन एस
ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी kt अपॉन टी ऑफ एस प्लस 1। अब यहाँ हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं। अच्छा, ये देख लेंगे आप कि जो पहली टर्म है हमारे पास, ये हमारे पास होगी फोर्स्ड रिस्पांस की। फोर्स रिस्पांस का मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम को ड्राइव करने के लिए जो भी फोर्स अप्लाई की गई है उसको हम कहेंगे फोर्स रिस्पांस, जो कि हमने अपने सिस्टम को ड्राइव करने के लिए यूनिट स्टेप इनपुट दी। ठीक है, तो दिस विल कॉल्ड फोर्स रिस्पांस। और ये जो दूसरा पार्ट है ये हमारा नेचुरल रिस्पांस कहलाएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे इस सिस्टम में सिस्टम का पोल मौजूद होगा। सो जब हमारा सिस्टम एक दफा ड्राइव हो गया विद रिस्पेक्ट टू फोर्स रिस्पांस, तो उसके बाद वो नेचुरल रिस्पांस से सिस्टम के पोल के साथ ड्राइव करेगा। तो हमारे पास दो पार्ट होंगे, और जब हम इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 1 माइनस ई की माइनस टी अपॉन टाउ या माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। अगेन यहां पर आप डीसी गेन यूज करना चाहें तो कर सकेंगे, चाहें तो ना यूज करें, लेकिन जब आपको सिमुलेशन करना है तो डीसी गेन की वैल्यू जरूर देनी होगी, और चाहें तो आप डीसी गेन की वैल्यू को 1 भी रख सकते हैं। अच्छा, ये एक सिमुलेशन है मैटलैब की जिसमें k की वैल्यू को 1 रखा गया जैसे कि मैंने आपको भी बताया, और जो हमारा टाइम कांस्टेंट था वो है 1.5 सेकंड। तो टाइम कांस्टेंट जो है वो 1.5 सेकंड लिया है, और ये फंक्शन है जो कि मैटलैब में डिफाइन हुआ है सेम एज इट इज। तो हम देख सकते हैं कि यूनिट स्टेप इनपुट के साथ हमारे सिस्टम का जो रिस्पांस है वो इस तरीके से शो होगा। ठीक है, और 63% ये यहां पर क्या शो हो रहा है कि जब हम टाइम जो है वो t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पहली शूट में जो हमारा रिस्पांस है वो 63% हमें मिलेगा। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि स्टेप रिस्पांसेस को डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के हम कैसे देख पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंट रिस्पांसेस हैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ के वो हमें क्या मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो डिफरेंट यूनिट स्टेप रिस्पांसेस जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के देख लेते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि जो हमारी आउटपुट इक्वेशन है सी ऑफ टी, इस इक्वेशन में के जो है वो स्टेडी स्टेट वैल्यू है जिसको हम डिफरेंट ले सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से 1 2 3 4, और उसका ग्राफ जो है वो डिफरेंट गेन के हिसाब से डिफरेंट स्टेडी स्टेट वैल्यूज पे पहुंचाएगा। और अगर यहां देखें इस टेबल में देखें तो डिफरेंट टी की वैल्यूज मींस कि अगर वी डोंट हैव एनी time constant value here means 0, so output will also be a 0 value here. But if we take one RC means one time constant, so it will reach 0.632 of C of t means 63.2% here. If we'll take 1 of t means one time constant, so it will reach 63.2% of the final value, जो 100% वैल्यू का 63% पे पहुंच जाएगा for one time constant, and like that for two time constant mean 2t it will reach 86.5% here, and again further it will reach 99.3% means near to steady state value at 5t means 5 time constant, or for 1 पर it will take infinite, so infinite पर ये 1 हो जाएगा means it will achieve the step input, जो input थी वहां पर आपका output achieve हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बड़ा important point है कि जो slope है हमारे ग्राफ का वो किस तरीके से हम निकाल पाएंगे। So for the slope we have to take the derivative of the output equation, this equation we have to take the derivative. So जब हम डेरिवेटिव लेंगे डी ऑफ टी अपॉन डी टी एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, सो हमें जो स्लोप मिलेगा वो मिलेगा 1 अपॉन टी। मतलब इस तरीके से कि अगर हम 0 से स्लोप लेंगे और वो स्लोप जो है हमारा वो होगा 1 अपॉन टी हेयर,
एंड जो स्लोप है वो ये है। इस तरीके से हम अपने सिस्टम में t की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और स्लोप जो है वो भी बढ़ता जाएगा। आप नोट कर सकेंगे कि जो सेकंड स्लोप है वो ये है, थर्ड स्लोप जो है वो ये है, और इसी तरीके से फर्दर तमाम स्लोप्स जो हैं वो हम देख पाएंगे। उसको हम डेरिवेट करेंगे और हमें मिलते जाएंगे। और अगर हम अपने इस इक्वेशन को, जो हमारी आउटपुट इक्वेशन है, और उसका रिस्पॉन्स देखना चाहें मैटलैब में, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, और इस फंक्शन की डिफरेंट केस की वैल्यूज को अगर हम देखें तो आप नोट करें कि 1 पर हमें सबसे जल्दी जो है वो स्टेडी स्टेट की तरफ नजर आ रहा है ट्रांजिएंट को क्रॉस करते हुए। अगर हम 3 की वैल्यू लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, और 5 अगर हम लेंगे तो ये आउटपुट जो है इसकी और ज़्यादा टाइम लेगी। इसी तरीके से हम जो है केक की अगर वैल्यू गेन की 10 लेंगे तो ये और ज़्यादा ओवरशूट की तरफ जाएगा। पहले ओवरशूट होगा, मतलब ओवरशूट तो ऑसिलेटरी बिहेवियर में होता है, लेकिन मतलब कहने का ये है कि ज़्यादा टाइम लेगा और फिर जाकर ये सेटल होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें k इज इक्वल टू 1 पे, इट्स टेक अ वेरी लिटिल टाइम, अ वेरी शॉर्ट ट्रांजिएंट पीरियड, एंड अगेन ये स्टेडी स्टेट वैल्यू की तरफ जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक बात और वाजे करता चलूं कि k की जो वैल्यू 10 है वो है स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो इट्स मीन्स आपको इनपुट जो है वो भी डिफरेंट देनी होगी या डिफरेंट स्टेप की देनी होगी, तो उसके हिसाब से जो रिस्पांस है वो विद रिस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट हमें मिल पाएगा। तो अब देख लेते हैं यूनिट रैंप रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो हमें पता है कि जो हमारी इनपुट है वो रैंप इनपुट है और वो 1/s² होगी। तो C ऑफ S को, टोटल आउटपुट को हम कहेंगे 1/s² T ऑफ S प्लस 1, और 1/s² को अगर हम बाहर निकाल लें और बाकी इक्वेशन को अंदर रहने दें तो हम फर्दर सॉल्यूशन ले पाएंगे अलग अलग इक्वेशन से, जो कि ये हैं 1 माइनस st/s² प्लस t² / 1 + st। सिंपल मैथ्स है, और इस तरीके से इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 1/s² हेयर, ठीक है, t/s आएगा क्योंकि ये एक s इस s से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस t को हम बाहर कॉमन निकाल के 1/s + 1/t ले लेंगे, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म इसलिए बनानी है कि हमें इसका लैप्लास इन्वर्स लेना है। तो आफ्टर बाय टेकिंग लैप्लास इन्वर्स द फाइनल टर्म ऑफ c ऑफ t, हम जो गेन कर पाएंगे वो होगी t माइनस कैपिटल T प्लस कैपिटल T माइनस e टू द रेज पावर माइनस t/t। तो ये इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगी यूनिट रैंप रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की। और एरर जो है वो हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, हमें पता होता है कि e ऑफ t एरर जो है वो है r ऑफ t। जो एरर है वो अगर हम इसका क्लोज लूप सिस्टम लें ऐसे इस तरीके से, तो यहां पर जो एरर आएगा वो होगा e ऑफ t इज इक्वल टू r ऑफ t माइनस c ऑफ t। तो हमें ये पता है कि r ऑफ t जो है वो हमारा t है, और माइनस c ऑफ t जो है वो ये होल इक्वेशन है। तो इसको फर्दर सोल्यूशन के बाद जो हमारे पास फाइनल एरर आएगा वो आएगा t माइनस टी ई टू द रेज पावर माइनस t/t। और अगर हम स्टेडी स्टेट एरर की बात करें तो स्टेडी स्टेट एरर के अंदर e ऑफ ss के अंदर हमें पता है कि लिमिट जो है वो t अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगी। तो जब इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो सिंपल c ऑफ t इज इक्वल टू कैपिटल T मिलेगी। तो यूनिट रैंप रिस्पांस हमारे पास जो है वो ये होगा, और जो एक्चुअल रिस्पांस होगा सिस्टम का फॉर k1 एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो वो हमें ये मिलेगा, और जो एरर है वो हमें ये मिलेगा दरमियान में जो एरर आएगा, दिस इज कॉल्ड एरर। सो तमाम रिस्पॉन्सेज जो हैं सिस्टम के वो हम देख चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है वो डिलेज के साथ कैसे रिस्पॉन्स देगा, कि जो भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उसके साथ अगर डिलेज आ जाएं तो क्या इक्वेशन क्या बन जाएगी।
तो following transfer function represents the first order system with time lag और where td is the time delay. जो td है वो time delay कहलाएगा और वो td क्या होगा, c of s upon r of s is equal to k upon t of s plus 1 is our standard equation of first order system and e to the raised power minus std. तो ये हमारा डिले फैक्टर होगा, ठीक है। और ये जो डिले फैक्टर है इसमें td जो है वो टाइम डिले होगा और जो हमारे पास रिस्पॉन्स होगा इसका, इस इक्वेशन का या इस स्टैंडर्ड फॉर्म का, वो आएगा इस फॉर्म में कि इक्वेशन जो है वो ये ऐसे बनेगी आप हमारे सिस्टम की और जो डिले टाइम होगा वो ये कहलाएगा। ये जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज अ डिले टाइम, ठीक है। हम इसको डिले टाइम कह सकेंगे कि मतलब इतने टाइम पे जो डिले है सिस्टम का वो आउटपुट की तरफ नहीं आएगा, वो डिले रहेगा, उसके बाद जो सिस्टम है हमारा वो मूव कर पाएगा टू दी अपर डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट स्टेप रिस्पांस हमारा ये है और उसका जो हमारा डिलेड रिस्पांस है वो यहां से स्टार्ट होके मूव करेगा टुवर्ड्स अप। तो अगर हम इसको देखना चाहें इन द फॉर्म ऑफ मैटलैब इक्वेशंस तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम है वो है 10/3s+1 एंड जो डिले टाइम है वो है e टू द रेज पावर -2s। तो k की वैल्यू हमारे पास 10 है, ठीक है। जो k की वैल्यू है वो हमारे पास 10 है और जो डिले टाइम अगर आपको यहां पर नजर आ रहा है, जो डिले टाइम है वो हम देख पाएंगे कि जो 0 से स्टार्ट होने के बाद 2 सेकेंड तक जो है वो डिले टाइम आया और उसके बाद यहां से हमारा राइज टाइम शुरू हुआ और यहां से स्टार्ट होने के बाद यहां से आगे जाता जाता वो फर्दर जो है स्टेडी स्टेट वैल्यू की तरफ गया। और अगर हम इसका टाइम कांस्टेंट निकालना चाहें तो वो आपको नजर आ रहा होगा कि 3 ऑफ एस इज अवर टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट जो है वो हमारा यहां से यहां तक है 3 ऑफ एस सेकेंड। तो टोटल हमारे पास 2 + 3 सेकेंड, तो 5 सेकेंड का जो पोर्शन है उसको हम अपने सिस्टम का टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, सिस्टम का। और इस तरीके से हम कंप्लीट चेक कर पाएंगे कि हमारा सिस्टम जो है विद डिलेज किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा अगर हम उसमें डिले का फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व कर दें। अगर हम चले जाएं हायर ऑर्डर सिस्टम की तरफ तो हम इस डिले टाइम को डेड जोन भी कह सकते हैं कि जब हम हायर ऑर्डर सिस्टम की तरफ जाते हैं तो हमारा सिस्टम में डेड जोन्स की वैल्यूज आती हैं और उन डेड जोन को हम हायर ऑर्डर सिस्टम्स में इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास कौन कौन सी होंगी। तो एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिकल सिस्टम्स में दिस इज आवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसमें हमारे पास आर और सी जो है वो गिवन है, सर्किट के अंदर इनपुट और आउटपुट गिवन है। तो अगर आप इसकी मॉडलिंग करें, मैथमेटिकल मॉडलिंग करें और ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करें तो वो हमें मिलता है E आउट ऑफ S अपॉन E इन ऑफ S इज इक्वल टू 1 अपॉन R C ऑफ S प्लस 1। तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म है ये फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म है, ठीक है। तो मींस दिस RC सर्किट इज अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अगर हम मैकेनिकल सिस्टम की तरफ आए, यहां पर आपको देख रहे होंगे तो हमारे पास यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और एक डैम्पर सिस्टम है और जब हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो वो बनेगा x आउट अपॉन x इन और ये जो इक्वेशन कंप्लीट बनेगी वो बनेगी x आउट अपॉन x इन इज इक्वल टू 1 अपॉन b अपॉन k s प्लस 1। सो दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फॉर्म। तो ये मैकेनिकल सिस्टम जो है ये भी प्रैक्टिकल सिस्टम के अंदर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कहलाएगा। और क्रूज कंट्रोल ऑफ व्हीकल में अगर आप इसकी मॉडलिंग करें तो हमें ये मिलेगी, इसमें वेलोसिटी हमें मिलेगी, एक्सेलरेशन मिलेगा। वेलोसिटी की अगर हम बारे में बात करें तो हमें पता है कि वेलोसिटी विल ऑलवेज बी अ सिंगल डेरिवेटिव इन द मॉडलिंग एंड एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो वो डबल डेरिवेटिव में हमेशा यूज किया जाता है, ठीक है।
और जब एक्सेलरेशन होगा डबल डेरिवेटिव तो v वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव हो गए x डबल डॉट हो जाएगा। और इसको अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें अपने मास के साथ, ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट हमें गिवन होगी, तो हम इसका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं और वो आएगी v ऑफ s अपॉन u ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एस प्लस बी। सो ये हमारे पास तीन एक प्रैक्टिकल सिस्टम्स की एग्जांपल्स हैं कि जिनमें हम अपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को देख पा रहे हैं। सो यहां तक आज हमारा इस वीक का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स का एनालिसिस करेंगे, टाइम डोमेन एनालिसिस। तो यहां तक अगर किसी बच्चे को भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली post a comment or email me. I will answer you accordingly. Thank you very much.